अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मरियम खोखर है। मैं नफ्सियात के डॉक्टर के तौर पे पाकिस्तान में अपनी खिदमात सर अंजाम दे रही हूँ। आज मैं आपसे जिस मौजू के बारे में बात करूँगी वो पोस्टपार्टम डिप्रेशन के हवाले से है। लेकिन यहाँ पे हम पोस्टपार्टम डिप्रेशन को डिस्कस नहीं करेंगे, बल्कि हम ये देखेंगे कि हमल के दौरान और बच्चे की पैदाइश के बाद के सिलसिले में जो डिप्रेशन या एंजाइटी से ख़वातीन गुज़रती हैं, उनके हवाले से जो आम आवाम होती है उनका रवैया क्या होता है, वो उनको कैसे हैंडल करते हैं। इससे पहले कि मैं इस सिलसिले को आगे लेकर चलूँ, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि नीचे दिए गए बेल बटन को प्रेस कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको हमारी वीडियोस जो हैं वो मौसूल हो सकें और ज़हनी सेहत को के हवाले से जो हम आगाही फैलाने की कोशिश कर रहे हैं उसे हम आगे लेकर चल सकें। जो सबसे अहम चीज़ देखी गई है इस हवाले से वो ये कि जब भी कोई औरत जो है वो बच्चे की पैदाइश के मरहले से गुज़रती है, तो हमारी सोसाइटी का एक बहुत ख़राब रवैया ये होता है कि वो ख़ातून से ये सवाल करते हैं कि आखिर उन्होंने नॉर्मल डिलीवरी को प्रेफर क्यों नहीं किया और वो बड़े ऑपरेशन की तरफ, जिसे सी सेक्शन कहते हैं, उसकी तरफ क्यों गए। ये चीज़ें भी एक ख़ातून के लिए डिप्रेशन एंजाइटी के हवाले से बहुत ज़्यादा प्रेशर बिल्ड करते हैं। अगर आप पुराने ज़माने के हिसाब से नए ज़माने को देखें तो आजकल की जो प्रेगनेंसीज़ हैं वो कदरे कॉम्प्लिकेटेड हैं। इन कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी के होने की वजह से जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं वो सी सेक्शन को रिकमेंड करते हैं, और सी सेक्शन के रिकमेंडेशन के ऊपर बच्चा भी महफूज रहता है, एक ख़ातून भी महफूज रहती हैं, और डिलीवरी के बाद की बहुत सी कॉम्प्लिकेशन से दोनों को महफूज रखा जा सकता है। हमारे यहाँ आम सोसाइटी में वो ख़वातीन जो उम्र रसीदा होती हैं या ऐसे मामलात के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं रखती, वो नई बनने वाली माँओं के ऊपर प्रेशर डालती हैं, और ये चीज़ जो है सामने लेकर आई जाती है, या ये तासुब पेश किया जाता है कि जैसे आप अगर सी सेक्शन को खुद प्रेफर कर रहे हैं तो शायद ये आप बहुत बड़ा गुनाह कर रहे हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक औरत को पूरा हक हासिल है कि अगर वो नॉर्मल डिलीवरी के बजाय सी सेक्शन ऑपरेशन करवाना चाहे तो वो ऐसा बिल्कुल करवा सकते हैं। और ख़ास तौर पे ये तब बहुत ज़रूरी है कि अगर एक प्रॉपर गायनेकोलॉजिस्ट इसको रिकमेंड कर रही हैं और ये बच्चे की और माँ की हिफाजत के लिए किया जा रहा है, तो इसको 100% ज़रूर प्रेफर करना चाहिए। नंबर 2, क्यों हमल के दौरान या बच्चे की पैदाइश के बाद डिप्रेशन या एंजाइटी की शरह ज़्यादा हो सकती है। इसकी दूसरी वजह ये भी है कि अगर प्रेगनेंसी ओवरऑल बहुत कॉम्प्लिकेटेड गुजरी हो, जिसमें ओवरऑल एक औरत एक सवालिया निशान के तौर पे अपने हमल को लेकर चलती रही हो कि आखिर बच्चा बच सकेगा कि नहीं बच सकेगा, या जब 18वें वीक के ऊपर बच्चे का एनॉमली स्कैन करवाया जाता है जिस पे ये देखा जाता है कि बच्चे की ख़दो खाल जो है वो या उसके जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा ठीक काम कर रहे हैं या कोई मसले मसाइल तो नहीं है। ऐसी सूरत हाल में अगर किसी डिफ़ेक्ट या बीमारी के बारे में बच्चे में निशानदेही कर दी जाए तो उसमें भी एक औरत ओवरऑल परेशानी, डर खौफ के मरहले से गुज़रती रहती है, और यूँ हमल के दौरान भी और बच्चे की पैदाइश के बाद भी डिप्रेशन के आने के इम्कानात ज़्यादा हो सकते हैं। तीसरी सूरत हाल जो हम डिस्कस करेंगे कि क्यों बच्चे की पैदाइश के बाद डिप्रेशन या एंजाइटी हो सकती है, उसकी तीसरी वजह ये है कि हमारे यहाँ जो ख़वातीन हैं जो इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं रखती, वो एक औरत को तोहमत ज़्यादा बना देते हैं या उसके अंदर एक शर्मिंदगी का अंसर डालने की कोशिश करते हैं अगर वो औरत अपना दूध बच्चे को नहीं पिला पा रही। तो बच्चे को दूध पिलाने के हवाले से 60 to 70% औरतें जो हैं वो विलिंग होती हैं, और 20 से 30% ऐसी ख़वातीन होती हैं जो मुख्तलिफ़ वजूहात की बिना पे बच्चे को दूध पिलाना नहीं चाह रही होती। हमारे यहाँ मसला ये होता है कि जो औरत दूध पिलाना भी चाह रही होती है, अगर कुछ मेडिकल या नफ्सियाती बुनियाद के ऊपर उसका दूध इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोड्यूस नहीं हो रहा होता और वो बच्चे को साथ बॉटल फीड भी करवा रही होती है, तो वहाँ भी उसको बार बार क्रिटिसाइज़ किया जाता है, बार बार उससे पूछी जाती हैं ये चीज़ें, और अपने हवाले से कंपैरिजन किए जाते हैं कि जी हमारे ज़माने में तो ये चीज़ें ऐसे होती थी, हम तो यूँ करते थे, और आप लोग बहुत ज़्यादा नाजुक मिजाज हैं, आपसे ऐसे नहीं होता। तो ये सारी चीज़ें जहाँ दो जनरेशन्स का कंपैरिजन किया जाए, जहाँ ओवरऑल इन्वायरमेंट, ओवरऑल बीमारी के ज़ाहिर होने के इम्कानात
اور ساری چیزیں بالکل مختلف ہیں، وہاں بھی ایک عورت ضرورت سے زیادہ پریشر میں آ جاتی ہے اور وہ جو ہے ڈپریشن کے میں جا سکتی ہے۔ چوتھی اس کی بنیاد یہ ہے کہ ایک عورت جس نے بچے کو جنم دیا ہے، اس کا یا تو پہلے سے کوئی بچہ ہے یا اس کا پہلا بچہ ہے، اور اس کے ارد گرد ایسی سپورٹ موجود نہیں ہے کہ اس کا خیال رکھ سکے، تو وہاں پہ بھی معاملات کے خراب ہونے کے چانسز کافی زیادہ ہوتے ہیں۔ یہ ہم نے وہ چیزوں کی ڈسکشن کی ہے جو کسی بھی عورت کو ڈپریشن کے معاملے کی طرف لے کر جا سکتی ہیں۔ سب سے آخری بات جس کو میں ہائی لائٹ کروں گی وہ یہ ہے کہ کوئی بھی عورت جو پہلے کبھی ڈپریشن کے معاملے سے گزری ہو، وہ دوبارہ بھی ایسی کنڈیشن صورتحال میں ڈپریشن سے یا انزائٹی سے گزر سکتی ہیں، اور خاص طور پہ تب اگر اس بیماری کا علاج حمل سے پہلے مکمل نہ کیا گیا ہو۔ آخر میں صرف یہی بات کہنا چاہوں گی کہ ڈپریشن یا انزائٹی 100% ٹریٹیبل بیماری ہے، تو کیوں نہ اس کا علاج کیا جائے اور اپنے ارد گرد خواتین کی مدد کی جائے تاکہ وہ اپنے بچوں کا، اپنی فیملی کا بہت اچھے طریقے سے خیال رکھ سکیں۔ آپ کے تعاون کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔